गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो कल सेशन क्लास 10th का जो साइंस में फिजिक्स का स्टार्ट हुआ था उसे आगे बढ़ाते हुए यह सेकेंड पार्ट है इसका। इसमें कल हम 50 तक ऑब्जेक्टिव करा चुके से आज उससे आगे चलेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। तो 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। तो जो किरणों के समूह होता है उसे तो किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है समांतर किरण पुंज होता है। एक होता है अपसारी किरण पुंज। एक होता है अभिसारी किरण पुंज। तो किरण कह रहा है क्वेश्चन कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो अगर जो किरण पुंज में है, अगर सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होगा या मिल रहा होगा उसे कहते हैं हम अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जिनमें किरणें समांतर हो आती है, एक किरण दूसरे किरण की क्या हो जाएगी? समांतर। उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहते हैं। जिनमें एक बिंदु स्रोत से होते हुए अगर किरणें निकल रही है चारों ओर तो उसे कहेंगे हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो कह रहा है कि जिस किरण पुंज से सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम? अभिसारी किरण पुंज। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जिस किरण पुंज की किरणें एक बिंदु स्रोत से फैलती हुई निकलती है उसे क्या कहते हैं। अभी बताएं, यदि एक बिंदु से फैलती हुई निकलेगी तो हम उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर कहता है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु को 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त वस्तुएं। जिनसे प्रकाश निकल रहा है उसे प्रदीप्त कहेंगे, जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। अब यह वस्तु 2 प्रकार के हो सकता है, एक होगा मानव निर्मित और एक होता है प्राकृतिक। जैसे तारे, सूर्य हो गया, यह सब प्राकृतिक प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जबकि अगर कोई बल्ब हो गया या लालटेन हो गया या मोमबत्ती हो गया, यह कृत्रिम है, मानव ने इसका निर्माण किया है। तो कहता है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो इससे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होगा उसे कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं, और जो इससे प्रकाश निकलेगा उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है चंद्रमा कैसी वस्तुएं हैं। वास्तव में चंद्रमा की अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य की प्रकाश के कुछ ही अंश को परावर्तित करती है। तो जब अपना प्रकाश है ही नहीं तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अप्रदीप्त वस्तु है। परंतु अब सूर्य की प्रकाश के कुछ अंश को लेकर वह परावर्तित कर रही है, तो वो भी तो प्रकाश दे रहा है, परंतु वह सीधा अपने आप में नहीं दे रही है, परंतु सूर्य से प्रकाश परावर्तित करके वो हमेशा दे रहा है। तो इस प्रकार वह क्या हो जाएगी? प्रदीप्त वस्तुएं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि उसके चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है, उसके पास कोई प्रकाश नहीं होता है, परंतु वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है सूर्य और तारे कैसी है। तो सूर्य और तारे कैसी वस्तु होंगी? वो तो प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, तो वह वस्तु क्या होगा? प्रदीप्त वस्तु है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश की किरणें किसी सूक्ष्म कण पर पड़कर चारों ओर फैल जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। जैसे अगर सूर्य की किरण वायुमंडल में प्रवेश की तो वायुमंडल में अनेकों धूलकण होता है। तो इन धूलकणों पर सूर्य की किरण जब पड़ती है तो यह जो किरण को अवशोषित कर लेता है कुछ अंश की मात्रा। यह जो सूक्ष्म कणें हैं इस किरण के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है और अवशोषित करके इसे चारों ओर विसर्जित कर देती है, यानी चारों ओर फैला देती है। यह घटना कहलाता है
किरणन, क्या कहलाता है? परकिरणन कहलाता है। यह घटना क्या कहलाएगा? परकिरणन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? परकिरणन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के कैसा होता है? तो कल बताएं कि समतल दर्पण में, यदि समतल दर्पण में कोई वस्तु कहीं पर हो, अगर उसे रख कर प्रतिबिंब बनाया जाए तो जितने आकार का वस्तु होगा उतना ही आकार का क्या बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक, क्योंकि यहाँ से जो जितना साइज का वस्तु है उतना ही साइज का बनेगा। अगर नियम से बनाते तो पहले किरणों को परावर्तित करते हैं, अब दूसरा किरण भी किससे निकलेगा? शीर्ष से ही निकलता, तो जितना डिग्री पर जाएगा उतना ही डिग्री पर वापस चला जाता। तो यह किरणें वापस अंदर की ओर, बाहर की ओर करती, जब इसे बढ़ाते पीछे की ओर तो उधर कटती यह किरणें। तो कटेगी तो वह किरण मतलब जो रे कट रही है वह वास्तव में तो कट नहीं रही है, पीछे जाकर कटेगी। ऐसा माना जाता है कि पीछे जाकर वह कट रही होगी, तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आकार में कैसा बनेगा? समान आकार के बनेगा, बराबर आकार के बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है या नहीं? जैसे जब आप देख रहे होंगे आईना में अपना चेहरा, आईना में, तो आपका यह कान इधर दिखाई देगा और इधर वाला कान इधर दिखाई देता है, अर्थात यह पार्श्व परिवर्तित करता है। इस साइड के एरिया को इस साइड बनाता है और इस साइड के एरिया को उस साइड बनाता है, मतलब पार्श्व रूप से परिवर्तित करता है, उल्टा नहीं बनाता है, पार्श्व रूप से बदल लेती है। तो कहता है कि दायां वाला भाग बायां में दिखेगा और बायां वाला भाग दायां में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है समतल दर्पण की ओर 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आ रहे व्यक्ति का अपना प्रतिबिंब कैसा आता हुआ दिखेगा? कल बताए थे यदि समतल दर्पण में कोई वस्तु यदि भी वेग से आ रही है तो उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में 2 भी वेग से दिखाई देगा। तो क्या हो जाएगा? दुगुना चाल से। तो 2 मीटर से आ रहा है तो इसका दुगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाए, 90 डिग्री के कोण पर रखने पर उसके बीच रखी वस्तु में कितने प्रतिबिंब बनेगा? आप प्रतिबिंब की संख्या याद रख सकते हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की जो संख्या होता है वह थीटा बटे 360 डिग्री बटे थीटा होता है। अगर यह संख्या काटने के बाद यदि सम आएगा, यदि सम संख्या आएगा तो उसमें से एक आप माइनस कर दीजिए, यदि वह विषम संख्या आएगा तो वही आंसर हो जाएगा आपका। तो कहा कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर रखा गया दो समतल दर्पण को। तो 360 बटे थीटा का मान कितना दिया? 90 डिग्री। काटते तो कितना आया? 4 आया। सम संख्या आया तो सम संख्या आएगा तो एक घटा देंगे, तो एक घटाते 4 में से तो कितना आता? 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगर विषम संख्या आता तो वही आंसर उसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है दो समतल दर्पणों के बीच रखी समांतर समतल दर्पण रखा हुआ है। कहता है दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा? यदि हम समांतर रखते हैं तो समांतर रखने पर दर्पणों में अनंत प्रतिबिंब बनेगी, दोनों दर्पण मिलकर अनंत प्रतिबिंब का फॉर्मेट करेगा। क्योंकि जब समांतर रखा जाएगा तो समांतर रखने पर, जैसे आप कभी मेला उला में देखे होइएगा कि जो भुजा रखता है तो भुजा रखने वाली जो दुकानदार होते हैं वो समतल दर्पण को ऐसे फ्लिप करके रखता है, तो आपको लगा कि बहुत ज्यादा भुजा रखा हुआ है, परंतु ऐसा होता नहीं है, भुजा थोड़ा ही होता है। तो उसमें अनंत प्रतिबिंब, वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाने लगता है वह, तो अनंत प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे? गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा अवतल दर्पण, एक होगा अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण होगा। तो कहता है क्वेश्चन की गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो। अगर आप ऐसा दर्पण देखते हैं, यह कुछ इस तरह का दर्पण का बात कर रहा है कि परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की ओर धंसा हो। तो परावर्तक पृष्ठ क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ है। ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल
उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, जैसे अगर दर्पण कुछ इस प्रकार का हो, कलई अंदर से किया हो, मतलब धंसा हुआ भाग यदि कलई किया हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ पूरा समतल हो, यदि परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, पूरा समतल, तो इसे कहेंगे हम समतल दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हो, अंदर की ओर धंसा होगा तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो या सूर्य की तरह उभरा हो, तो उसे क्या कहेंगे, अभी बताएं, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। और जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होगा उसे समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अवतल दर्पण के अन्य किस नाम से जाना जाता है, समझिए इसे। कह रहा है अवतल दर्पण को, तो जब एक अवतल दर्पण लेते हैं और अवतल दर्पण में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, प्रधान अक्ष है, यदि प्रधान अक्ष के समांतर किरणों को लाएंगे तो वह किरणों को एक बिंदु पर मोड़ देती है। यदि समांतर प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आ रही है तो उसे एक बिंदु पर वह मोड़ देता है, और जब किरणें एक बिंदु पर मुड़ती है तो इस घटना को कहते हैं हम अभिसरण। क्या कहते हैं, अभिसरण कहते हैं। अतः अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहेंगे, अभिसारी दर्पण भी कहा जाएगा। इसी प्रकार यदि उत्तल को देखेंगे तो उत्तल दर्पण के, अगर ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में यदि समांतर से किरणें आ रही है तो समांतर से जो किरणें आएगी उसे वह लौटा देता है, वह उसे क्या कर रहा है, फैला रही है, मतलब अपसरित कर रहा है। तो यह किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है, मतलब अपसरित कर रहा है। और जब किरणों को अपसरित कर रहा है तो हम इस दर्पण को क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण। क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण कहेंगे। तो क्वेश्चन कहा कि अवतल दर्पण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अवतल दर्पण को क्या कहेंगे, हम अभिसारी दर्पण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है उत्तल दर्पण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तल दर्पण को ही बताएं किस नाम से जानेंगे, हम अपसारी, क्योंकि यह किरणों को क्या करता है, फैलाता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे अपसारी दर्पण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है दंत चिकित्सक के द्वारा। तो कल हम बताए थे आपको कि अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जो वस्तु को हर एक तरह से प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित भी बनाता है, छोटा भी बनाता है और यह बिंदु साइज का भी बनाता है। अगर दंत चिकित्सक को दांत को तो उसे बड़े होकर कर देखना होगा प्रतिबिंब बनाकर, तो वह किस दर्पण का व्यवहार करेगा, अवतल दर्पण का व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है 70, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट सड़कों पर लगी हुई, जो सड़क किनारे लैंप लगा होता है उसे स्ट्रीट लाइट कहते हैं। उसके अंदर का जो परावर्तक पृष्ठ बना होता है वह उत्तल दर्पण का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो, तो कल हम बताए थे आपको कि f जो होता है r/2 होता है। या तो इक्वेशन ऐसा ही देखने को मिल जाए आपको, नहीं तो यह r = क्या हो जाएगा, 2 गुना f, मतलब 2f होगा। तो कहता है r बराबर क्या होगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। r = क्या है, 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखने पर, कहता है कहीं भी रख दीजिए दर्पण में, कहीं भी रखने पर सीधा छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा। तो ऐसा एक ही दर्पण में संभव है, वह उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण में आप वस्तु को कहीं रखिए, या तो अनंत पर रखिए, या तो उसमें ध्रुव पर रख दीजिए, या तो P और F के बीच में रख दीजिए, कहीं रखिए, वह ऑलवेज प्रतिबिंब को कहाँ बनाएगा, वह ऑलवेज प्रतिबिंब ध्रुव और मतलब ध्रुव और P और F के बीच ही बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा। इसीलिए वस्तु जब से छोटा बना रहा है तो उस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होगा, इसीलिए हम इसे किस रूप में व्यवहार करते हैं, घड़ियों के साइड मिरर के रूप में। तो वह कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, कथी कहा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी के एफ से डिनोट करते हैं, कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। कहता है दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं और ये दिया 15 सेंटीमीटर। तो कहता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी पूछा है। कल हम दर्पण सूत्र बताए थे आपको कि दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। हमें कहा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
तो प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट करते हैं और भी हमें नहीं पता है। भी को फाइंड करेंगे इस पर रख के, 1/f है तो 1 और f का मान क्या रखेंगे 10। अब समझिए एक बात और कि यह दर्पण है अवतल। कैसा दर्पण है? अवतल। और अवतल दर्पण में कल बताए थे हम आपको कि चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग अवतल दर्पण में सारी दूरियां निगेटिव होगी। इसका फोकस दूरी भी इधर हो जाता है और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगा वो भी इधर हो जाएगा। वस्तु भी इधर रखा है दर्पण के सामने ही, मतलब इसमें फोकस दूरी भी निगेटिव होगा और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी भी क्या होगा? निगेटिव होगा। अब बनाते हैं कि अब प्रतिबिंब कैसा आता है। तो 1/-10 बराबर 1/भी प्लस 1/-10 -15 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 15। तो 1/-15 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो 1/-15 इधर आता तो प्लस में हो आता। ऐसे समझिए 1/10 -10 प्लस 1/भी माइनस और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 1/ क्या हो जाएगा? 15। इधर लाएंगे 1/15 को तो इधर प्लस में हो जाएगा। तो 1/भी बराबर 1/15 में से क्या घट जाएगा? 1/10। एलसीएम लेंगे 15-10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। एलसीएम लिए था 30 हो जाता। यहाँ से 15 दूना 30 तो 1 दूना 2 माइनस 10 तिहाई 30 तो 1 तिहाई 3 घटाएंगे तो आएगा -1/13 आएगा। अब 1/30 मान आया, यहाँ से f निकालते हैं तो 1/f का वैल्यू 1 जो f का वैल्यू आया वो -1/30 आया तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा? -30 हो जाएगा। मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेकिन माइनस में वैल्यू आया, माइनस में आया मतलब दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब होगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में इधर मापी गई सारी दूरियां निगेटिव होता है, मतलब दर्पण के सामने बना होगा। तो 30 सेंटीमीटर पर तो बना, परंतु दर्पण के क्या है? सामने बना होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर कहता है किसी अवतल दर्पण का आवर्धन -2 है। अगर अवतल दर्पण का आवर्धन -2 है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका कल बताए थे कि यदि आवर्धन निगेटिव हो तो जब आवर्धन निगेटिव होगा तो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक। क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। निगेटिव होगा तो काल्पनिक नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और दुगुना बड़ा बनेगा। समझिए अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के सामने यदि निगेटिव बनेगा तो वस्तु की दूरी निगेटिव होगा, और अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो इधर पॉजिटिव बनेगा तो प्लस माइनस माइनस होगा। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और ये कह रहा है कि माइनस आवर्धन आया है। अगर दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बन जाता तो प्रतिबिंब की भी ऊंचाई आता, यह भी निगेटिव में आता और वस्तु की ऊंचाई भी निगेटिव आता, तो ये दोनों को माइनस माइनस करके पॉजिटिव वैल्यू दे देता। इसीलिए दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब नहीं बना, दर्पण के पीछे बना है। और जब दर्पण के पीछे बना है और कह रहा है कि यह कैसा बना है, मतलब पहला कि यह दर्पण के उधर बना होगा, और जब माइनस में आया है तो उल्टा भी बना होगा। क्या बना होगा? उल्टा। तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा और दुगुना बड़ा, क्योंकि आवर्धन बताता है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब वस्तु से कितना ऊंचाई प्रतिबिंब का अधिक है, तो कितना होगा? दुगुना बड़ा बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है 75 किसी किरने के बाद क्वेश्चन नंबर 75 कहता है प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वहां कौन सा प्रतिबिंब बनता है? यदि किरणें वास्तव में मिलेगी तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों आज क्लास इतना ही देर के लिए रहने देते हैं, क्योंकि सेशन वीडियो और ही लंबा होते जा रहा है। तो यह सेशन कंटिन्यूअस रहेगा। आप लोग जुड़े रहिए और बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है। थैंक यू, गुड बाय।